सभी का कैरियर बनने में स्वागत है। दोस्तों आज हम ये जो सेकंड चैप्टर है बायोलॉजी का हिस्टोलॉजी उसके बारे में देखेंगे। दोस्तों इसमें जो भी क्वेश्चन आएगा उसका फुल डिटेल्स होगा और इसमें लगभग 140 क्वेश्चन है इस चैप्टर से। इससे पहले जो है सेल चैप्टर में भी 137 क्वेश्चन देखे थे। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों एक बार उसको देख लेने से जो है आपका उस चैप्टर का पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो उससे जो भी क्वेश्चन आएगा आप ज़रूर सही कीजिएगा। इस तरह से जो है हम इसमें इस सीरीज में जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी का जो है सभी चैप्टर का बेस्ट क्वेश्चन लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्त देर न करते हुए फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जो रूप कार्य और उत्पत्ति में समान होता है उसे क्या कहते हैं? दोस्तों उसको जो है टिश्यू कहते हैं। दोस्तों ये शब्द सबसे पहले कौन यूज किया था? ये ऊतक, ये बीचट किया था। कौन? बीचट। दोस्तों इस समूह को क्या कहते हैं? इस शाखा को जो है औतकी कहते हैं हिंदी में, जिसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। दोस्तों शाखा का सबसे पहले कौन नाम दिया था? तो ये इटली के वैज्ञानिक था मार्सेलो मालपिघी। मार्सेलो मालपिघी इस हिस्टोलॉजी शाखा का ये नाम दिया था, स्थापना किया था, ये मार्सेलो मालपिघी। दोस्तों अगर पूछ दे कि हिस्टोलॉजी शब्द का नामकरण सबसे पहले कौन किया था, यानी इस शाखा का नामकरण हिस्टोलॉजी कौन किया था, तो ये मायर था। तो यहाँ 3 वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है। अगर पूछ दे कि इस शाखा की स्थापना कौन किया था, तो मार्सेलो मालपिघी कहेगा कि इस शाखा का हिस्टोलॉजी नामकरण कौन किया था, तो मायर किया था। और ऊतक शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था, तो बीचट किया था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फर्स्ट है समान उत्पत्ति तथा समान कार्य को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। तो ये सही है, काहे कि कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहते हैं। सेकेंड है ऊतक एक कोशिकीय तथा बहुकोशिकीय दोनों जीवों में पाया जाता है। दोस्तों ये जब कोशिका का समूह है तो एक कोशिकीय नहीं होगा, बहुकोशिकीय में ही ऊतक का कार्य होता है। तीसरा है पादप तथा जंतु दोनों में ही ऊतक पाए जाते हैं। ये भी सही है। जैसे पादप में कौन कौन ऊतक पाया जाता है, तो मेस्मेटिक टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू है, और फिर उसमें कनेक्टिव टिश्यू है, एपिथेलियल है, ये 4 टाइप का उसमें भी है। नर्वस टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्कल टिश्यू है। तो ये 4 है। और इसमें क्या है, मेस्मेटिक है, परमानेंट है, इसमें 2 है, तो दोनों में पाया जाता है। तो 1 और 3 सही है इसका। अगला क्वेश्चन है पौधे तथा जंतु दोनों की कोशिका का लगभग एक समान ही होती है, फिर भी दोनों के ऊतक एक दूसरे में बिल्कुल अलग होते हैं, क्योंकि? फर्स्ट है पौधों में कोई गति यानी प्रचलन नहीं होता है, सही है। जबकि जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर विचरण करते हैं, ये भी सही है। तो फर्स्ट कारण सही है। दूसरा का है पौधों में वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहती है, जबकि जंतुओं में वृद्धि एक रूप में होती है, ये भी सही है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो मेस्मेटिक टिश्यू है वो लास्ट में परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है। जब परमानेंट टिश्यू हो जाता है तो उसमें कोई वृद्धि नहीं होती है, तो सेकेंड भी सही है। थर्ड है जंतु तथा पौधे के अंग तंत्र की बनावट पूर्णतः एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ये भी सही है। तो उपयुक्त में से सभी कारण जो है सही है। 4 है हिस्टोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों हिस्टोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है मेयर ने किया था। और कहेगा कि इस शाखा की स्थापना किसने किया था? तो मार्सेलो मालपिघी ने किया था। क्या नाम है इनका? इंग्लिश में हम लिख देते हैं, मार्सेलो मालपिघी, GHI है, मालपिघी। अगला क्वेश्चन है एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? तो ऊतक कहते हैं। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है
कि किसी एक ऊतक में एक ही आकार एवं विशेषताओं की कोशिका पाए जाते हैं। दूसर का है कुछ ऊतकों में विभिन्न आकार और बनावट की कोशिकाएं होती है। तो दोस्तों ये दोनों सही है, ये उपयुक्त में से दोनों सही है, ऊतक के बारे में बोला गया है। अगला है 7 नंबर का क्वेश्चन है, पादपों में जो मेरिस्टेमेटिक ऊतकों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट कह रहा है कि ये मृत ऊतक और कास्ट में परिवर्तित होते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट जो है गलत हो जाएगा, मृत ऊतक नहीं होता है, जीवित ऊतक भी होता है। अगला है अपनी मोटी हो चुकी भित्तियों के कारण ये पादप को नम्यता यानी लचीलापन प्रदान करता है, ये भी गलत है। ये केवल किसी वृक्ष के छाल में होते हैं, ये भी गलत है, क्या है कि सभी जगह होता है। इन ऊतकों की कोशिकाओं के विभाजन के कारण पादपों में वृद्धि होती है, सही बात है, डी सही हो जाएगा। दोस्तों जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, तो दोस्तों यह ऊतक ऐसी कोशिका का समूह होता है जिनमें बार बार क्या होता है, सूत्री विभाजन करने की क्षमता होती है, और यह ऊतक जो है माने जीवित कोशिकाओं का बना होता है। तो यहाँ मृत कोशिका दिया था इसलिए गलत हो गया, क्योंकि यह जीवित कोशिकाओं का बना होता है। इस ऊतक की कोशिकाएं जो है छोटी अंडाकार और बहुभुजी होता है, और इसकी भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो भित्ति होता है किसका बना होता है, सेल्यूलोज का बना होता है, इसको याद रखिएगा, सेल्यूलोज का जो है इसका कोशिका भित्ति बना होता है। दोस्तों इन कोशिकाओं में प्राय रसधानी अनुपस्थित होता है, और इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है तथा कोशिका के बीच जो है अंतरकोशिकीय स्थान नहीं पाया जाता है। तो इंटरसेल्युलर स्पेस जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं पाया जाता है। और इसका भी टाइप होता है, जैसे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, लेटरल होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा उस तरह से हम समझते चलेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक पौधों के विभज्योतिकी ऊतक के संदर्भ में सही नहीं है, यानी ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में कह रहा है कि कौन सा है जो इसमें सही नहीं है, वो बताना है। फर्स्ट है यह जीवित कोशिकाओं का बना ऊतक होता है जिनमें विभाजन की क्षमता होती है, तो ये सही है, यानी ये विभाजित होकर ही दोस्तों ये परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होता है, ये सही है। इस ऊतक के कोशिकाओं की रसधानियाँ बहुत बड़ी होती है। तो दोस्तों ये अभी हम लोग पढ़े हैं कि इनमें रसधानियाँ अनुपस्थित होता है, पाया ही नहीं जाता है, तो यही गलत दिया हुआ है। अगला है इसके कोशिका का केंद्रक बड़े होते हैं, ये भी सही है, केंद्रक बड़ा होता है, पढ़े हम लोग। इसके कोशिकाओं में कोशिका रस की मात्रा काफ़ी अधिक होता है, तो ये भी सही है। तो फर्स्ट गलत है, क्योंकि रसधानियाँ जो है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में नहीं पाया जाता है, इसका केंद्रक जो है बड़ा होता है। अगला है शीर्षस्थ विभज्योतिकी उत्तरदायी होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है, तो दोस्तों ये इंग्लिश में जो इसको क्या कहते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो है, एपिकल माने टॉप पे ये क्या होता है, लंबाई बढ़ाता है। तो उसको हम थोड़ा समझते हैं। दोस्तों यह ऊतक जो है जड़ एवं तना के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है, यह ऊतक जड़ और तना के शीर्ष भाग में उपस्थित होता है और इसकी लंबाई में वृद्धि करता है। और यह ऊतक जो है ये प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, यानी प्राथमिक विभज्योतिकी से बनता है ये, और ये जो है कोशिका विभाजित होकर और अस्थायी ऊतक बनाता है। इसको जो है दोस्तों प्राइमरी वृद्धि कहते हैं, यानी जड़ और तना के शीर्ष पे जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है वो प्राइमरी वृद्धि कराता है, उसको हम प्राइमरी वृद्धि कहते हैं। फिर अगला में जो है ये पासर हो जाएगा जो लेटरल मेरिस्टेमेटिक है, फिर तीसरा जो है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक है। तो क्वेश्चन आएगा तो हम उसको देखेंगे। अगला है वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो दोस्तों अभी हम बोले हैं कि जैसे जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक है ये प्राथमिक जो वृद्धि करता है लंबाई को, वही प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, तो इसका लंबाई में वृद्धि। दोस्तों देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है 3 टाइप का है, कौन कौन, एपिकल है, लेटरल है एल से, और एक है इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। तो ये एपिकल क्या करता है, यानी लंबाई में वृद्धि करता है, टॉप तना और जड़ के शीर्ष भाग पे होता है और लंबाई में वृद्धि करके वो टूट कर
वृद्धि करता है और फिर वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। लेटरल यानी पार्श्व में इसकी ये मोटाई में वृद्धि करता है। और लास्ट है इंटरकैलरी। दोस्तों इंटरकैलरी टिश्यू जो है ये पत्तियों के आधार में या टहनी के पर्व जिसको इंटरनोड कहते हैं दोनों ओर पाए जाते हैं और यह वृद्धि करके अस्थायी ऊतक में परिवर्तन होता है। तो तीनों को समझ गया, तीनों आएगा तो बात करेंगे। अगला है वह ऊतक जो प्राथमिक वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो प्राथमिक वृद्धि के लिए क्या कौन सा ऊतक है? तो एपिकल टिश्यू जिसको शीर्षस्थ विभोज्योतिकी कहते हैं। अगला है संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम एवं वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम उदाहरण है। तो दोस्तों किसका उदाहरण है? तो ये पार्श्व विभोज्योतिकी का उदाहरण है। यानी ये क्या हो गया? लेटरल मेस्मेटिक टिश्यू का, लेटरल मेस्मेटिक टिश्यू का ये एग्जाम्पल है। तो दोस्तों यहाँ पे ये आया है कि ये पार्श्व लेटरल मेस्मेटिक टिश्यू किसको कहते हैं, ये क्या करता है, ये थोड़ा सा हम समझते हैं। देखिए दोस्त, यह ऊतक जो है जड़ और तने के पार्श्व भाग यानी साइड वाला भाग में होता है और ये जो है सेकेंडरी ग्रोथ करता है। क्या करता है? तो एपिकल जो है प्राइमरी ग्रोथ करता है और ये सेकेंडरी ग्रोथ करता है। कौन? ये लेटरल मेस्मेटिक। दोस्तों इसमें इससे जो है संवहन ऊतक यानी संवहन ऊतक का इंग्लिश क्या हो गया? वैस्कुलर टिश्यू बनते हैं जो भोजन संवहन का कार्य करते हैं एवं संवहन ऊतकों के कारण जो है तने की चौड़ाई में वृद्धि करते हैं। और संवहन ऊतक में अवस्थित कैम्बियम और वृक्ष के छाल के नीचे जो कैम्बियम होता है वो पार्श्व विभोज्योतिक का उदाहरण है। तो पार्श्व विभोज्योतिकी ऊतक की द्वितीय विभोज्योतिकी ऊतक भी कहते हैं। यानी सेकेंडरी ग्रोथ जो है ये लेटरल मेस्मेटिक टिश्यू का एग्जाम्पल है। तो दोस्तों थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड याद रखिएगा, काहे कि एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट इंग्लिश में ही देता है, हिंदी थोड़ा सा बोलना टफ हो जाता है, तो इसको ज़्यादातर इंग्लिश में ही याद रखिएगा। अगला है वह ऊतक जो द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी है। तो कौन हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर जो है ये कैम्बियम हो जाएगा। यानी लेटरल मेस्मेटिक टिश्यू में ये कैम्बियम होता है, ये कैम्बियम होता है। और ये कहाँ होता है? तो दोस्तों ये संवहन ऊतक में अवस्थित होता है। संवहन ऊतक में यानी वैस्कुलर टिश्यू में अवस्थित होता है कैम्बियम। अगला, किसी पौधे के तने के घेरे को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो कौन सा ऊतक उत्तरदायी है? तो ये लेटरल मेस्मेटिक टिश्यू। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है पौधों के अस्थायी ऊतक के कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता नहीं होती है। तो सही है, जो परमानेंट टिश्यू हो जाएगा वो विभाजित नहीं होगा। और फिर कह रहा है मेस्मेटिक ऊतक की वृद्धि के फलस्वरूप पौधों में अस्थायी ऊतक बनता है। तो ये भी सही है, यानी जो भी मेस्मेटिक टिश्यू है ना वो फाइनली परमानेंट टिश्यू ही बनता है। तो दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है एक बीजपत्री तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होती है क्योंकि इनमें नहीं होता है। तो इसमें क्या नहीं होता है कि इसके वजह से द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है? तो द्वितीयक वृद्धि कौन कराता है? ये लेटरल मेस्मेटिक। लेटरल मेस्मेटिक में क्या बनता है? वैस्कुलर टिश्यू बनता है और वैस्कुलर टिश्यू में क्या अवस्थित होता है? कैम्बियम। तो इसका कैम्बियम आंसर हो जाएगा। जैसे लेटरल से क्या बनता है? वैस्कुलर टिश्यू। अब वैस्कुलर टिश्यू में क्या उपस्थित होता है? ये कैम्बियम होता है, CAMBIUM कैम्बियम अवस्थित होता है और ये वृक्ष के छाल के नीचे का कैम्बियम होता है। तो इसका कैम्बियम हो जाएगा। एक बीजपत्री में तने में द्वितीयक वृद्धि नहीं होता है। तो द्वितीयक वृद्धि किसके वजह से होता है? लेटरल मेस्मेटिक। और लेटरल मेस्मेटिक में क्या होता है? कैम्बियम होता है इसके लिए, और एक बीजपत्री में ये नहीं होता है, इसलिए इसका आंसर कैम्बियम हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक विभोज्योतिकी यानी मेस्मेटिक कहते हैं क्योंकि यह पौधों के जीवन चक्र के प्रारंभ बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये दोस्तों ये दोनों सही होगा। ये एपिकल मेस्मेटिक टिश्यू भी हो जाएगा और ये इंटरकैलरी मेस्मेटिक टिश्यू भी होगा। ए और सी दोनों आंसर है। कह रहा है कि क्या किसे प्राथमिक विभोज्योतिकी कहते हैं क्योंकि यह पौधे के जीवन चक्र के प्रारंभ में बनते हैं और प्राथमिक पादप शरीर बनाते हैं। तो ये शीर्षस्थ माने क्या हो गया? एपिकल मेस्मेटिक टिश्यू और इंटरकैलरी मेस्मेटिक टिश्यू दोनों सही हो जाएगा। अगला है संवहन ऊतक का निर्माण किस मेस्मेटिक द्वारा होता है? तो किस मेस्मेटिक द्वारा होता है? तो ये जो अभी हम पढ़े हैं लेटरल मेस्मेटिक द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, पैरेन्काइमा किस प्रकार के ऊतक है? तो दोस्तों पैरेन्काइमा जो है ये सिंपल टिश्यू है। अब हम लोग परमानेंट टिश्यू के बारे में देखेंगे। परमानेंट टिश्यू में भी दो टाइप का होता है। दोस्तों परमानेंट टिश्यू कहते किसको है? तो जो हम लोग अभी पढ़े हैं मेस्मेटिक टिश्यू जो ये वृद्धि करके जो है परमानेंट टिश्यू ही का निर्माण करते हैं, जिसमें विभाजन की क्षमता नहीं होती है, लेकिन कोशिका का रूप और आकार निश्चित कर रहता है। ये मृत और सजीव होते हैं, यानी मृत और सजीव दोनों हो सकते हैं। मेस्मेटिक टिश्यू में क्या है, सिर्फ जीवित रहता था, इसमें मृत और सजीव दोनों होता है। दोस्तों इसमें देखिए सबसे पहले कोशिका द्रव में बड़ी राजधानी रहती है इसमें, और उत्पत्ति के आधार पर अस्थायी ऊतक जो है ये दोस्तों ये आप ध्यान में रखिएगा। उत्पत्ति के आधार पे जो है ये परमानेंट टिश्यू जो है दो प्रकार का होता है। कौन कौन? प्राइमरी और सेकेंडरी। क्या? उत्पत्ति के आधार पर प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी और सेकेंडरी। दोस्तों प्राइमरी जो है ये किससे बनता है? तो शीर्षस्थ और अंतर्वेशी जब विभाजित होता है तो ये प्राइमरी बनता है। तो शीर्षस्थ कौन हो गया? एपिकल वाला और इंटरकैलरी टिश्यू, ये दोनों मिलकर जो है प्राइमरी बनता है। जो हम लोग लेटरल पढ़े हैं ना, लेटरल, ये सेकेंडरी बनाता है। अगर ऐसे कहे कि संरचना के आधार पर परमानेंट टिश्यू कितने प्रकार का होता है, तो दो प्रकार का, उसमें भी दो ही प्रकार का होता है, लेकिन उस प्राइमरी और सेकेंडरी। लेकिन प्राइमरी जो है ये एपिकल टिश्यू और इंटरकैलरी टिश्यू मिलकर प्राइमरी बनाता है। ये जो सेकेंडरी कौन बनाता है? तो ये पार्श्व वाला जो लेटरल होता है वो सेकेंडरी बनाता है। अगर संरचना के आधार पर कहे तो ये भी दो प्रकार का होता है। एक सिंपल टिश्यू होता है, एक कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, यानी जटिल। तो दोस्तों सिंपल में जो 3 टाइप का होता है। पैरेन्काइमा, इसको याद रखिएगा, एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा ना तो पूरा याद रहेगा। इससे क्वेश्चन आता है, इससे जो पढ़ा रहता है वही सही कर पाता है। एक पैरेन्काइमा पी से शुरू होता है, ये पैरेन्काइमा हो गया। एक क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा एस से शुरू होता है। एक जो होता है कोलेन्काइमा। तो पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन, पीसीएस से याद रखिएगा। पीसीएस यानी पीसीएस के एग्जाम देते हैं तो उससे याद रखिएगा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और एक स्क्लेरेन्काइमा। और तीनों का काम हम देखेंगे, जो जो क्वेश्चन आएगा उसके इसमें सारा क्वेश्चन दिया हुआ है। तो देखिए कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए, पैरेन्काइमा किस प्रकार की ऊतक है? तो सिंपल टिश्यू है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊतक में जीवित कोशिका पाई जाती है? तो कौन सा ऊतक में जीवित कोशिका पाया जाता है? तो ये ए और बी दोनों हो जाएगा, स्थूलकोण और मृदु ऊतक। दोस्तों ये पैरेन्काइमा को जो है क्या बोलते हैं? पैरेन्काइमा को ही मृदु ऊतक बोलते हैं, और स्थूलकोण किसको बोलते हैं? कोलेन्काइमा को। तो इसमें जो है जीवित कोशिका पाई जाती है। दोस्तों जैसे जो हम लोग ये सरल सिंपल टिश्यू जो पढ़े हैं 3 टाइप का, मृदु ऊतक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा स्थूल ऊतक, और दीर्घकाइमा स्क्लेरेन्काइमा। तो स्क्लेरेन्काइमा का कोशिका जो है मृत होता है, बाकी बात 2 का जो है ये जीवित रहता है। तो ए और बी सही हो जाएगा। अगला है, मृदु ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों मृदु ऊतक का मुख्य काम क्या है? तो मृदु ऊतक का मुख्य काम जो है ये भोज पदार्थ का संग्रह करना। क्या है? भोज पदार्थ का संग्रह करना। तो दोस्तों ये भोज पदार्थ को जो है संग्रह करता है कौन? पैरेन्काइमा जो है। दोस्तों पैरेन्काइमा जो है, पैरेन्काइमा के बीच में जो है अंतरकोशिकीय स्थान रहता है, यानी इंटर सेलुलर स्पेस जो है रहता है किसमें? पैरेन्काइमा में। और रसधानी जो है बड़ी रसधानी होता है, और यह जो है नए तने, जड़ एवं पत्तियों के एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में पाया जाता है। तो कहाँ कहाँ पाया जाता है? एपिडर्मिस और कॉर्टेक्स में। दोस्तों इसका काम क्या है? तो यह एपिडर्मिस के रूप में पौधों का संरक्षण करता है, फिर पौधे के हरे भाग में खासकर पत्तियों में यह भोजन का निर्माण भी करता है, और उचित संचित क्षेत्र में भोजन का संचय भी करता है, यानी संग्रह भी करता है। तो ये सही है। अगला है, एरेन्काइमा किन पौधों में पाया जाता है? एरेन्काइमा
किन पौधों में पाया जाता है? तो दोस्तों एरेनकाइमा जो है हाइड्रोफाइट्स में पाया जाता है, यानी जल में जो पौधा पाया जाता है उसको एरेनकाइमा कहते हैं। दोस्तों देखिए पेरेनकाइमा में ही दो टाइप का है। जो प्रकाश संश्लेषण करता है पौधा उसको जो है क्लोरेनकाइमा कहते हैं। क्लोरेनकाइमा एक कोलेनकाइमा है, एक क्लोरेनकाइमा है, CHLORENCHYMA। तो ये प्रकाश संश्लेषी पेरेनकाइमा है। और जो क्या कहते हैं, जो क्लोरोफिल पाया जाता है जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। इन ऊतकों को जो है क्या कहते हैं, क्लोरेनकाइमा कहते हैं। कुछ जो है जलीय पौधे में तैरने के लिए कैविटीज रहती है, क्या गुहिकाएं जिसको बोलते हैं, ये मृदुतक के बीच पाई जाती है और इस प्रकार के मृदुतक को क्या बोलते हैं, एरेनकाइमा कहते हैं। तो हाइड्रोफाइट्स जो है एरेनकाइमा है, यानी जल में रहता है। अगला है जलोदभिद निम्न में से किसकी उपस्थिति के कारण जल में तैरते हैं? तो किसके उपस्थिति के कारण? तो ये वायुतक के उपस्थिति के कारण। वायुतक, इसको हिंदी में वायुतक कहते हैं, इंग्लिश में क्या, एरेनकाइमा। इंग्लिश में जो है एरेनकाइमा बोलते हैं, एरेनकाइमा। तो इसका वायुतक आंसर हो जाएगा। अगला है वह कौन सा ऊतक है जिसकी कोशिकाएं जीवित होती है, भित्ति सेलुलोज था पेक्टिन की बनी होती है और कोनों पर अलिग्नी स्थूलन मिलते हैं? तो इसका कौन सा हो जाएगा? तो ये कोलेनकाइमा हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोलेनकाइमा। दोस्तों कोलेनकाइमा का क्या काम है? यह पौधों को यांत्रिक सहायता प्रदान करता है। जब इन्हें हरित लवक पाया जाता है तब यह भोजन का निर्माण करता है, कोलेनकाइमा। अगला है निम्नलिखित में से कौन एक ऊतक केवल तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े बड़े वृक्ष में नहीं? तो कौन सा है जो माने छोटे पौधों में पाया जाता है? तो स्थूलकोण ऊतक, यानी स्थूलकोण ऊतक जो है ये सिर्फ छोटे यानी तरुण पौधों में पाया जाता है, बड़े पौधा में नहीं पाया जाता है। स्थूलकोण माने कोलेनकाइमा। कोलेनकाइमा जो है सिर्फ तरुण पौधों में पाया जाता है। अगला है शाकीय बीजपत्री पौधे जैसे सूर्यमुखी, कद्दू को लचीलापन तथा दृढ़ता प्रदान करने वाला ऊतक क्या है? तो दोस्तों लचीलापन जो है ये कौन प्रदान करता है? तो ये लचीलापन, दोस्तों लचीलापन जो है स्क्लेरेनकाइमा प्रदान करता है, यानी दृढ़ ऊतक प्रदान करता है। दृढ़ ऊतक का क्या काम है? तो दोस्तों ये भी यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, आंतरिक भागों की रक्षा भी करता है। ये सामर्थ्य, दृढ़ता और लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। कौन? स्क्लेरेनकाइमा। इसका डी आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में कौन सा एक ऊतक जड़ में उपस्थित नहीं रहते हैं? तो कौन सा ऊतक? तो ये स्थूलकोण ऊतक जो है जड़ में उपस्थित नहीं होता है। दोस्तों ये एक कोलेनकाइमा है, कहाँ पाया जाता है? तो कोलेनकाइमा जो है एपिडर्मिस के नीचे यानी लीफ पेटोल में पाया जाता है, पर्णवृत्त जिसको बोलते हैं। फिर पेडिकल में पाया जाता है, पुष्प वृंत बोलते हैं उसमें पाया जाता है, पुष्पावली वृंत में पाया जाता है, लेकिन जड़ में ये नहीं पाया जाता है। जड़ में स्थूलकोण नहीं पाया जाता है। अगला निम्नलिखित में से किस ऊतक के कोशिका के भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। लिग्निन के कारण जो है ये स्क्लेरेनकाइमा मोटी हो जाती है, लिग्निन के कारण। इस वर्ड को याद रखिएगा, लिग्निन के कारण जो है क्या होता है, मोटी हो जाता है। कौन? ये स्क्लेरेनकाइमा यानी दृढ़ ऊतक। अगला क्वेश्चन है पौधे के कुछ भाग मोड़ने पर बिना टूटे आसानी से मोड़े जा सकते हैं। कुछ भाग जैसे पत्ते और तने की इस नम्यता का कारण किसी बहुतया को माना जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो लचीलापन किसके कारण होता है? दृढ़ ऊतक के कारण, दृढ़ ऊतक के कारण यानी स्क्लेरेनकाइमा के कारण। तो सी आंसर हो जाएगा। अगला रेशे उत्पन्न करने वाले पौधे जैसे पटुआ में किस ऊतक की प्रचुरता होती है? तो किस ऊतक की प्रचुरता होती है? तो यही स्क्लेरेनकाइमा का। अगला है फलों तथा बीजों का कठोर आवरण किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? तो किस ऊतक के द्वारा तैयार होता है? तो ये स्क्लेरेनकाइमा के द्वारा है, यानी दृढ़ ऊतक। जो हम लोग नारियल के ऊपर जो छिलका होता है ये स्क्लेरेनकाइमा के कारण ही होता है। अगला है सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। तो सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ कहाँ जमा रहता है? तो कॉर्क कोशिका में जमा रहता है, कॉर्क कोशिका में।
दोस्तों ये कॉर्क कोशिका कौन हो गया? तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो क्या बोलते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू जो होता है वो दो टाइप का होता है, एपिडर्मिस और कॉर्क, यही कॉर्क कोशिका है। अगला है व्यापारिक कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो दोस्तों व्यापारिक कॉर्क जो है किससे प्राप्त होता है? तो व्यापारिक कॉर्क जो है कॉर्क कैम्बियम से प्राप्त होता है, कॉर्क कॉम्बियम से। वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क जो है क्वेकर्स सुबेर से प्राप्त होता है। अगला है पेरेन्काइमा की कोशिका होती है, तो पेरेन्काइमा की कोशिका कैसी होती है? तो गोलाकार होती है। अगला है स्क्लेरेन्काइमा में कौन सा गुण नहीं पाया जाता है? तो ये मृदुतक कोशिकाओं से निर्मित होता है। तो दोस्तों मृदुतक भी तो क्या है? ये परमानेंट टिश्यू है, तो परमानेंट टिश्यू से नहीं बनता है स्क्लेरेन्काइमा, यानी मृदुतक इंग्लिश का पेरेन्काइमा से स्क्लेरेन्काइमा बनता है। नहीं, गलत है, तो फर्स्ट ही गलत हो गया। इनकी भित्तियों में लिग्निन विद्यमान रहता है, ये सही है, लिग्निन विद्यमान रहता है। ये कोशिकाएं मृत और संकीर्ण अवकाशी वाले होते हैं। हम बताए भी है कि जैसे सिंपल टिश्यू 3 प्रकार का होता है, तो पेरेन्काइमा और कोलेन्काइमा जीवित होता है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा मृत कोशिका का बना होता है, तो ये सही है। इनकी कोशिकाएं बहुत लंबी और उनके सिरे नुकीले होते थे, ये भी सही है, तो फर्स्ट गलत हो गया। अगला है निम्नलिखित में से किस ऊतक की कोशिकाओं में अंतराकोशिकीय स्थान इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है? तो किस में नहीं पाया जाता है वो बताना है। तो इसमें जो है विभजोतक यानी परमानेंट जो मेस्मेटिक टिश्यू है इसमें नहीं पाया जाता है, और इसमें एक जो है ये मृदुतक यानी पेरेन्काइमा में नहीं पाया जाता है। बाकी बात कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में पाया जाता है। तो इसको याद रह गया, इसको मेस्मेटिक टिश्यू बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? पेरेन्काइमा। तो इसमें जो है इंटरसेल्युलर स्पेस नहीं पाया जाता है, दो में, तो डी आंसर हो जाएगा। पौधों से प्राप्त होने वाले कॉर्क में कौन सी विशेषता नहीं है? तो कौन सी विशेषता नहीं है? यह विद्युत रोधी और उष्मारोधी होता है, तो ये तो सही है। दूसरा का है इसके कोशिकाओं में पर्याप्त मात्रा में जीव द्रव पाया जाता है, तो दोस्तों ये गलत है क्योंकि इसमें जीव द्रव नहीं पाया जाता है, तो सेकेंड सही हो जाएगा। इनकी भित्ति जल और गैस नहीं जा सकते हैं, सही है। यह हल्का होता है और जल्द इसमें आग नहीं लगती है, ये भी सही है। अगला है विलामेन की आवश्यकता होती है, तो विलामेन की आवश्यकता कहाँ पे होती है? तो नमी के अवशोषण के लिए होती है, नमी के अवशोषण के लिए विलामेन की आवश्यकता होती है। अगला है किस प्रकार के जड़ में विलामेन नामक आर्द्रता ग्राही स्पंजी ऊतक पाया जाता है? तो किस प्रकार का? तो ये अधिपादप मूल में। आर्किड में विलोमन ऊतक पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? आर्किड में, तो ये मूलों में पाया जाता है यानी जड़ों में। अगला है पौधों का सबसे बाहरी स्तर या छिलका को क्या कहते हैं? तो पौधे के सबसे बाहरी स्तर या छिलका को एपिडर्मिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडर्मिस। अगला है शुष्क स्थानों पर पाए जाने वाले पौधों को एपिडर्मिस में कौन सी परत होती है जो पौधों में जल हानि को रोकता है? तो कौन सा है जो जल हानि को रोकता है? तो ये क्यूटिकल है। क्यूटिकल जो है जल हानि से यानी जल को अवशोषित होने से रोकता है, जल हानि से, क्यूटिकल। अगला है डर्मेटोजेन यानी त्वचा जन ऊतक शीर्षस्थ मस्मेटिकी से बनता है, यानी शीर्षस्थ कौन हो गया? एपिकल मस्मेटिक टिश्यू से बनता है। यह निम्नलिखित में से किसमें विकसित होता है? तो किसमें विकसित होता है? तो ये एपिडर्मिस यानी बाह्य त्वचा। जो प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है ना, तो यही एक कॉर्क होता है, एक बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस होता है, तो ये हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक तंत्र पौधे के संपूर्ण मध्य भाग का निर्माण करता है? तो कौन सा ऊतक तंत्र? तो ये ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम। अगला क्वेश्चन है रंध्र तथा मूल रोम पाए जाते हैं, तो रंध्र तथा मूल रोम कहाँ पाए जाते हैं? तो एपिडर्मिस में पाया जाता है। 47 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के बाह्य त्वचा के ठीक नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो नीचे की परत को क्या कहते हैं? तो ये कॉर्टेक्स कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। अगला है पौधे के इंडोडर्मिस और संवहन मंडल के बीच पाए जाने वाले परत को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो ये पेरिसाइकिल कहते हैं, पेरिसाइकिल, परिरंभ कहते हैं।
अगला क्वेश्चन है कैम्बियम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट है यह जाइलम और फ्लोएम के बीच में रहता है, सही है। यह एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री दोनों में पाया जाता है, दोनों में नहीं पाया जाता है। यह एक कई परतों का बना होता है, ये सही है। और इसकी कोशिकाएं पतली दीवार वाली और आयताकार होती है, ये भी सही है। तो बी गलत है और ये सही है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा परत भरण और मूल ऊतक तंत्र के अंतर्गत शामिल है। तो कौन सा परत, ये कॉर्टेक्स, परिरंभ और मज्जा और पीध किरणें, ये सभी है। तो दोस्तों आज हम 50 क्वेश्चन देखे हैं, फिर अगला वीडियो में जो है लगभग 70 क्वेश्चन देखेंगे। तो इतना ही। अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़िए और ज़रूर बेनिफिट उठाइए। दोस्तों अगर अच्छा लगता है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए और इससे जुड़िए ताकि आपको साइंस का क्वेश्चन 100% सही हो। तो चलिए दोस्त, थैंक यू।